नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग बात करेंगे आम चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर के। देखा जाए तो बीजेपी राम मंदिर का जो मुद्दा रहा है उसको लेकर के इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है, चारों तरफ जो है खुशी का माहौल है। बीजेपी इसको पूरा मार्केटिंग कर रही है, पूरा भुना रही है। लेकिन एक तरफ जहां पर राम नाम की धूम मची हुई है, राम मंदिर की धूम मची हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बिहार में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मतलब कि जहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उनका तय नहीं हो रहा है, उनको महासभा करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए को जताना पड़ रहा है कि मेरा पावर क्या है। महासभा कर रहे हैं और एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी कही जा रही है जनता के बीच में, या सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि ये चिराग पासवान का प्रेशर पॉलिटिक्स है। साहेबगंज में जिस तरह से उन्होंने महासभा का आयोजन किया और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार की जनता से मेरा गठबंधन है, साफ तौर पे उन्होंने कहा, तो ये गठबंधन इस पर जो है, जो भी पॉलिटिकल जो एनालिस्टिक लोग हैं उन लोगों ने एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि गठबंधन में कहीं ना कहीं अभी रार चल रही है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बिहार में जितनी सरकारें आई गईं सब ने बिहार का शोषण किया, बिहार के साथ छलावा किया, मतलब कि बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जबकि बिहार में एनडीए की सरकार है, इसके पहले भी रही है। अगर एनडीए के हिस्सा चिराग पासवान है, एलजेपी है, तो वैसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल उन्होंने एनडीए के लिए भी खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये दो मैटर ऐसा है जो महासभा में उन्होंने कहा है, इसको डिकोड करने वाली बात है और इस पर एनालिसिस हो रही है। इस मुद्दा पर हम लोग चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बीजेपी का, एनडीए का वोट बैंक बिहार में किस तरह से पोलराइज्ड हो रहा है, या बीजेपी करना चाह रही है, अपना मार्केटिंग कैसे कर रही है और किस वोट बैंक को लेकर के, क्या मंसूबा लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस में है। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि चिराग पासवान का यहाँ पर बिहार में क्या वजूद है, वो कितना सीट मांग रहे हैं और उनका दावा कितना सही है और कितना गलत है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनडीए की। बिहार में जिस तरह से एनडीए की अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो सीट शेयरिंग के लिए यहाँ पर 2019 में मात्र बिहार में लोकसभा चुनाव में मात्र 3 पार्टी चुनाव मैदान में थी। एक बीजेपी, जेडीयू और थर्ड में एलजेपी। मात्र 3 पार्टियां थीं। लेकिन 2024 के आम चुनाव में ये कुनबा बढ़ गया है बिहार में और 6 दल इसमें शामिल हो गए हैं। मतलब कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी में जो 2 फाड़ हुआ, एलजेपी रामविलास जिसके अध्यक्ष हैं ये चिराग पासवान, और एक नेशनल एलजेपी पशुपति पारस वाली, और उसके बाद में एक हम पार्टी है, एक उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी पार्टी है, और ऐसी चर्चा हो रही है कि मुकेश सहनी भी आने वाले हैं, मुकेश सहनी से भी बात हो रही है। और सीट शेयरिंग को लेकर के अगर देखा जाए तो जो सूत्र मुझे बता रहे हैं, जो खबरें आई हैं कि नित्यानंद राय को जीतन राम मांझी के पीछे लगाया गया था, उपेंद्र कुशवाहा के पीछे भी संजय जायसवाल को लगाया गया था, और मंगल पांडे को चिराग पासवान और उनके चाचा दोनों के बीच में मैटर को मेटलाइज कराने के लिए और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए, मनाने के लिए, या जो भी बात हो, जो कन्फ्यूजन उसको दूर करने के लिए लगाया गया। यहाँ पर तो जो बातें आ रही है उसके मुताबिक रामविलास हम पार्टी जीतन राम मांझी हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा हों, इनकी बात लगभग तय हो गई है। लेकिन अभी भी जो है, जो एलजेपी है, चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच में मामला कहीं फंसा हुआ है। तो इसको जो है लेकर के अभी तक एनडीए अभी क्लियर नहीं कर पाई है। हालांकि एनडीए का दावा है कि बहुत जल्दी हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। और जिस तरह से चिराग पासवान लगातार जो है वो अपने आप को नरेंद्र मोदी के हनुमान कहते रहे हैं, और एक तरफ जहां पर बीजेपी राम नाम का मार्केटिंग कर रही है, यहीं पर बिहार की धरती पर उनके हनुमान, पीएम मोदी के हनुमान अभी जो है संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे यहाँ पर बीजेपी के वोट बैंक का, कि बीजेपी आखिर किस मुद्दे पर, क्या उसका स्ट्रेटजी है जिसको लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस में है।
सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अगर जहाँ पर अगर करते हैं हम लोग सीट शेयरिंग को लेकर के, चिराग पासवान का मामला जो फंसा हुआ है, तो ये दलित महादलित वोट बैंक, बिहार में दलित और महादलित वोट बैंक 16% है। और जिस तरह से बीजेपी ने आयुष्मान कार्ड का आयुष्मान कार्ड की योजना चलाया, उसके बाद में 5 किलो अनाज सभी किसी को और 5 साल के लिए फ्री कर दिया गया। और ये दो ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है। और एक देशव्यापी अगर मुद्दा कहें तो राम मंदिर को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस में है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो बीजेपी का मैंडेट रहा है, चुनावी मुद्दा रहा है, उसको जो है बीजेपी ने इम्प्लीमेंट करने का दावा किया है। जैसे कि अभी CAA का जो है इम्प्लीमेंटेशन जो की अधिसूचना जारी हो गई, वो कानून बन गया। तो ये तमाम सब बातें हैं जिसको लेकर के बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस पर है। लेकिन हम लोग अभी देशव्यापी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिहार की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि बिहार में ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी है। 5 किलो अनाज, आयुष्मान कार्ड और राम मंदिर का जो प्रचार हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण जो हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसको लेकर के भी बीजेपी बिहार में अपना उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे चिराग पासवान की। अब इसके पहले चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच में जो मतभेद हुआ है, थोड़ा हम लोग इसको इतिहास देखना पड़ेगा। रामविलास पासवान जो बिहार में यहाँ पर बहुत दिनों से वो दलित और महादलित वोट बैंक को पोलराइज करके उस पर राजनीति करते रहे, सत्ता के काफ़ी करीब रहे, सत्ता में रहे, लेकिन कभी भी रामविलास पासवान ने किसी से बदले की भावना में राजनीति नहीं की। और यहाँ पर जो भी सियासतदान लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान में अभी बचपना है कि वो बदले की राजनीति उन्होंने किया। 2020 में नीतीश कुमार को डैमेज करने का ऐलान करते हुए वो चुनावी मैदान में आ गए और 137 अपना कैंडिडेट उतार दिया उन्होंने। उस 137 कैंडिडेट में 4 ऐसे कैंडिडेट थे जो बीजेपी से बगावत करके एलजेपी के टिकट से खड़ा हुए थे। हालांकि 137 सीट में मात्र सीट पर जीत दर्ज हुई चिराग पासवान की पार्टी की। लेकिन अगर डाटा देखें, अगर जो उसका पूरा जो चुनावी परिणाम को अगर देखें, तो वैसी स्थिति में 30 सीट पर डायरेक्ट जो है जेडीयू को डैमेज किया एलजेपी ने। इसका खामियाजा नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को भुगतना भी पड़ा। उनकी पार्टी टूट गई, वो मंत्री नहीं बने केंद्र में। उस समय चूंकि 2020 में एनडीए में जेडीयू और बीजेपी शामिल थी, तो वैसी स्थिति में पशुपति पारस को उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया केंद्र में, और पशुपति पारस को मंत्रालय भी मिल गया। और ये सब जो है चर्चा होती रहती है, इन सब बातों की चर्चा होती रहती है। लेकिन चिराग पासवान शुरू से नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के काफ़ी करीब रहे हैं, काफ़ी भक्त रहे हैं, और हमेशा जो है हनुमान अपने आप को नरेंद्र मोदी का कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि 2020 में जो चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था, उसमें जो उनको वोट परसेंटेज मिला था, लगभग 6% वोट बैंक मिला था। और 2019 की बात करें पार्लियामेंट्री की, तो 17 सीट पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जेडीयू ने 17 सीट पर चुनाव लड़ा और 6 सीट मिला था एलजेपी को, जिसमें जेडीयू ने किशनगंज सीट को लूज कर दिया था। और 16 सांसद जेडीयू के हुए, 17 सांसद बीजेपी के हुए, और 6 के 6 सीट जो है जीत गई एलजेपी पार्टी। लेकिन जो वोट परसेंटेज अगर देखें तो लगभग 24% के आसपास बीजेपी को वोट बैंक था, और लगभग 22% के आसपास जेडीयू को मिला था, और लगभग 8% एलजेपी को मिला था। तो ये कहा जा सकता है कि अगर 8% वहाँ पर मिला 2019 के चुनाव में 6 सीट पर चुनाव लड़के, और 2020 में जब इंडिपेंडेंट एलजेपी ने चुनाव लड़ा तो 6% आया। 16% दलित महादलित वोट बैंक है बिहार में, और उसमें अगर पोल अगर 50% भी होता है तो 6% जो है वोट बैंक ये मायने रखता है, ये परसेंटेज मायने रखता है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो भी सभा में भीड़ जुटती है चिराग पासवान की, उसमें कहीं ना कहीं जो है उनके वोटर्स भी शामिल हैं। हालांकि लोग ये भी कहता है कि जो भी रैलियां होती है, उस रैली में जो भी लोग आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे वोटर्स ही हों। लेकिन ये चुनाव परिणाम बता रहा है कि दलित महादलित वोट बैंक पर अभी भी चिराग पासवान का दबदबा है।
अगर जो है एनडीए अभी जो सीट के बंटवारा को लेकर के, अब हम लोग बात करते हैं सीट के बंटवारा को लेकर के कि सीट का जो शेयरिंग फार्मूला है वो अभी मौजूदा समय में कैसा चल रहा है। तो जो सूत्र हमको बता रहे हैं उसके मुताबिक हम पार्टी को एक सीट का कंफर्मेशन हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा को भी एक सीट मिल रहा है। मुकेश सहनी अगर आएंगे तो उनके लिए भी एक सीट रखा जाएगा। लेकिन और इधर दो जो हो गया एलजेपी का चिराग पासवान और पशुपति पारस को, और ऐसा बताया जा रहा है कि अब मान लीजिए कि 16 जेडीयू का जो है यहाँ पर सिटिंग एमपी है तो 16 उनको मिलना चाहिए। 17 ऑलरेडी जो है बीजेपी का है, बाकी बच गया 7, और 7 सीट में सबका बंटवारा करना है। तो वैसी स्थिति में जितने सांसद हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस मिला करके जितना सांसद हैं वो जो है दिया जाएगा, और जेडीयू का कुछ सीट कम किया जाएगा और वो सीट जो है उनका भरपाई किया जाएगा कहीं बाहर, कहीं दूसरे स्टेट में भी भरपाई किया जाएगा। तो ये अभी फॉर्मूला तय हो रहा है। लेकिन अभी जो सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान 5 सीट मांग रहे हैं और एक राज्यसभा का मांग रहे हैं। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी चाह रही है कि पशुपति पारस प्रिंस जो उनके भतीजा हैं, रामचंद्र पासवान के बेटा, और चंदन कुमार, और इन तीनों को जो है बीजेपी के असेंबल से चुनाव लड़वाए। ये अभी मंथन चल रही है। हो सकता है कि 2 से 3 दिन में ये जो है फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा, और ये जब फॉर्मूला जब सामने आएगा तो ये पता चल, ये हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या जो है फॉर्मूला तय हुआ है। लेकिन अभी जो मौजूदा समय है उसके मुताबिक चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, इसलिए एनडीए का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है अभी भी अधर में लटका हुआ है। अब ये बात यहाँ पर सामने ये बात आ रही है कि अगर चिराग पासवान को 4 सीट अगर नहीं मिलता है, 5 सीट नहीं मिलता है, तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान क्या करेंगे। यहाँ पर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में सिर्फ सीट शेयरिंग को, सीट कितना सीट किसको चाहिए इसी का मामला नहीं है, बल्कि हाजीपुर संसदीय सीट का भी दावा चिराग पासवान ने कर दिया है, जहाँ से पशुपति पारस अभी तत्काल मौजूदा समय में सिटिंग एमपी हैं। और पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर हाजीपुर नहीं छोड़ूंगा, और चिराग पासवान ने अनाउंस कर दिया है कि मैं हाजीपुर सीट, रामविलास पासवान उनके पिता की धरोहर है और वहां से उनकी मां चुनाव लड़ेंगे, मतलब रामविलास पासवान की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। अब इसको लेकर के चिराग पासवान हाजीपुर में अपना सभा भी कर रहे हैं, अपना जो भी बैठकें हैं वो भी कर रहे हैं, अपने जो भी कार्यकर्ता है उन लोगों से भी मिल रहे हैं, सबको जो है जो भी कन्विंस करना है वो कर रहे हैं, मतलब कि तैयारी कर रहे हैं हाजीपुर सीट के लिए। अब ये देखना होगा, दिलचस्प होगा कि हाजीपुर सीट किसके खाते में जाता है। अगर खाते में पशुपति पारस के पास आता है, वैसी स्थिति में चिराग पासवान कहीं रिवोल्ट न कर दे और चिराग पासवान अपनी माता को वहां से चुनाव न लड़वा दें, तो ये बहुत ही जो है पेचीदा यहाँ पर पेच फंसा हुआ है, जिसको बीजेपी जो है इसको समाधान शूट आउट करने में लगी हुई है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में 2 ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है, एक हाजीपुर संसदीय क्षेत्र और दूसरा सीट शेयरिंग को लेकर के। चूंकि 2019 में 6 एलजेपी का सीट मिला था जो रामविलास पासवान थे उस समय, उसको लेकर के, और उस सीट पर दावा जो है उतने सीटों का दावा चिराग पासवान कर रहे हैं। लेकिन मंगल पांडे लगे हुए हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मंगल पांडे लगे हुए हैं, दोनों के बीच में, चाचा भतीजा के बीच में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो या फिर हाजीपुर वाली बात हो। अगर बात नहीं बनती है मंगल पांडे से तो हो सकता है कि अमित शाह भी इसमें इंटरफेरेंस करें, चाहे जेपी नड्डा भी इंटरफेरेंस करें। आपको याद होगा कि जब बिहार में जब नीतीश की सरकार बन रही थी, एनडीए की सरकार बन रही थी, तो चिराग पासवान काफ़ी बेचैन थे और वो जो है आलाकमान, बीजेपी आलाकमान से भी मुलाकात किया उन्होंने। आलाकमान से उनको आश्वासन मिला कि नहीं, आप यहाँ पर जो है ठीक है और आपका जो भी मान सम्मान होगा यहाँ पर होगा, और चिराग पासवान आश्वस्त हैं। हालांकि बीजेपी में बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो प्रॉब्लम को चुटकी बजाते शूट आउट कर लेते हैं। तो अब ये चिराग पासवान और पशुपति पारस के चलते ही बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग का मामला भी फंसा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों मामला पर किसको क्या मिलता है, हाजीपुर सीट किसको मिलता है, या फिर चिराग पासवान को कितना सीट मिलता है और पशुपति पारस को कितना सीट मिलता है। जो भी फैसला होगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जो भी बिहार की खबरें होंगी, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियोज होगा, उस पर जो है विश्लेषण के साथ में आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।